तो ठोस अवस्था इसमें हम लोग नहीं, हम लोग चल रहे थे पृष्ठ राशि, पृष्ठ रसायन। इसमें हम लोगों का टॉपिक है आज का उत्प्रेरण। उत्प्रेरण कैटालिस्ट। ये क्या है? कुछ रसायन ऐसे हैं, वार्गेलियस के समय में ही खोजे गए रसायन ऐसे हैं जिस पर वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया कि अगर उनके उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया कराई है, किन्हीं दो अभिकारकों को संपर्क में लाया जाए तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। कुछ ऐसे भी रसायन मिले जिन्हें यदि उन्हीं अभिकारकों के संपर्क में लाया जाए तो अभिक्रिया की दर बंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो उत्प्रेरक, ऐसे रासायन क्या कहलाए? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कहलाए और उनका यहाँ को धर्म क्या कहलाया? उत्प्रेरक। तो वह रसायन जिनकी उपस्थिति मात्र से ही रासायनिक अभिक्रिया का में परिवर्तित हो जाता है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक और उनका गुणधर्म उत्प्रेरण कहलाता है। तो पदार्थ एक ही प्रकार के नहीं थे, कई प्रकार के पदार्थ थे, कई प्रकार के अपनी अभिक्रिया प्रदर्शित करते थे, भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते थे, अतः इनका वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण तो पहला था अवस्था के आधार। अवस्था के आधार क्या किया गया कि कैटालिस्ट की अवस्था और अभिकारक की अवस्था को ध्यान में रखते हुए जब इनका वर्गीकरण किया गया तो पाया गया पहला है समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक क्या है? जिसमें उत्प्रेरक और अभिकारक की अवस्थाएं समान पाई जाए। जैसे 2KClO पोटेशियम क्लोरेट है, इनको जब गर्म किया गया MnO2 की उपस्थिति में तो तीव्रता से ऑक्सीजन गैस निकलने लगी। तीव्रता से ऑक्सीजन गैस निकलने लगी। अगर MnO2 नहीं पा रखा गया तब गर्म किया गया, ये धीमी गति से निकल रही थी। क्योंकि ClO3 पोटेशियम क्लोरेट का आकार अवस्था क्या था? सॉलिड था। मैग्नीज डाइऑक्साइड किस रूप में है? सॉलिड रूप में है। दोनों की अवस्थाएं समान है, इसलिए समांगी उत्प्रेरक है। ऐसे और भी है सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है आपका गैसियस स्टेज है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, ये भी गैसियस स्टेज है। इनमें जो उत्प्रेरक है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैस है। नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड अधिक ऑक्सीजन को अपने में मिला करके सल्फर ट्राइऑक्साइड अभिक्रिया का भी। ये दोनों की अवस्थाएं क्या थी? सॉलिड थी। यहाँ दोनों की अवस्थाएं क्या है? गैस हैं। जिनकी अवस्थाएं समान हैं और अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहे हैं, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसे उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। समांगी उत्प्रेरक में अगर उत्प्रेरक और अभिकारक सॉलिड है तो उत्प्रेरक भी सॉलिड होना चाहिए। अभिकारक गैस है, उत्प्रेरक भी गैस होना चाहिए। अभिकारक लिक्विड है, उत्प्रेरक भी लिक्विड होना चाहिए। दोनों की अवस्थाएं समान होनी चाहिए। दूसरा हम क्या देखते हैं कि विषमांगी उत्प्रेरक। दूसरा क्या है? विष
मांगी उत्प्रेरक। ये क्या है? अगर अधिकारक और उत्प्रेरक की अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो जाए तो ऐसे उत्प्रेरक को हम क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरक कहेंगे और उनका गुणधर्म विषमांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। जैसे आते हैं N2 क्या है? गैस है। H2 क्या है? गैस है। इनमें अगर हम आयरन का चूर्ण रख देते हैं तो ये सॉलिड अवस्था में होता है और अमोनिया निर्माण की दर बढ़ जाती है। अधिकारक और उत्प्रेरक की अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं, अतः इन्हें विषमांगी उत्प्रेरक कहा गया। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को हम लाते हैं फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में, जो क्या है? सॉलिड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का वेग जो है वो कम हो जाता है। अब ये क्या है? गैस है। ये क्या है? गैस है। ये क्या है? सॉलिड है। अवस्थाएं भिन्न भिन्न होने के कारण प्रक्रिया का वेग कम हो रहा है, प्रक्रिया का वेग परिवर्तित हो रहा है, चाहे घटे या बढ़े। ऐसे उत्प्रेरक को हम कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। तो अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के हुए। पहला क्या है? समांगी। दूसरा क्या है? विषमांगी। अब आते हैं हम उत्प्रेरक के वर्गीकरण में, उनकी क्रियाविधि के आधार के आधार पर। तो क्रियाविधि के आधार पर पहले उत्प्रेरक होते हैं वर्धक और दूसरे होते हैं विष। उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, ये दो प्रकार के हैं क्रियाविधि के आधार। क्यों? कि ये उत्प्रेरक वर्धक जो है या उत्प्रेरक विष जो है, उत्प्रेरक के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं, उत्प्रेरक को प्रभावित करते हैं, जिनसे अक्रिया की वेग दर परिवर्तित हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। तो पहला है वही फाइबर में से अमोनिया का निर्माण। हमने क्या रखा था? आयरन रख दिया था। यही पर मॉलिक्यूल रख देते हैं, प्रक्रिया का वेग और अधिक बढ़ जाता है, अमोनिया निर्माण दर और अधिक तीव्र हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? तब वैज्ञानिकों ने उसके कारण को खोजना शुरू किया और पाया कि ये मॉलिक्यूल जो है एक आयरन को और अधिक एक्टिवेट कर देता है, आयरन के ऊपर अपना प्रभाव जमाता है और आयरन फिर एक्टिवेट होकर के इन अधिकारकों के ऊपर अपना प्रभाव जमाता है, जिससे अक्रिया का वेग अपने आप ये मॉलिक्यूल प्रक्रिया को प्रभावित करके उत्प्रेरक की क्रियाविधि को प्रभावित कर रहा है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, उत्प्रेरक को एक्टिवेट कर दे रहा है। इसलिए इसे क्या कहा गया? प्रेरक विष। उसका देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की उपस्थिति हम कराते हैं प्लेटिनम की उपस्थिति। प्लेटिनम की उपस्थिति में और यहीं पर हम H2S लें, इसके निर्माण की दर जो है वो बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि H2S जो है प्लेटिनम की क्रियाशीलता को कम करता है, प्लेटिनम के ऊपर अपना प्रभाव जमाता है, प्लेटिनम को ये एक्टिवेट करने से रोकता है, जिससे अक्रिया का वेग अपने आप कम हो जाता है। अतः प्लेटिनम तो उत्प्रेरक इतना काम कर रहा है, लेकिन H2S उत्प्रेरक के ऊपर उत्प्रेरक की क्रियाविधि को प्रभावित कर रहा है, उत्प्रेरक की कार्यक्षमता को घटा दे रहा है। इसलिए यहाँ H2S क्या है? ये विष है। क्रिया के लिए क्या है?
विष है, और ये अक्रिया के क्या है, वर्धक है। विष का मतलब क्या हुआ, या तो अक्रिया के क्रियाशील उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर दे, या उत्प्रेरक के प्रभाव को ही समाप्त कर दे, उन्हें पूर्णतया नष्ट कर दे, तो वह उत्प्रेरक विष होगा। वर्धक या तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दे, या उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को इतना अधिक बढ़ा दे कि अधिकारक द्वारा उत्पाद की मात्रा में भी वृद्धि हो जाए, तो उसे वर्धक। इस तरह से क्रियाविधि के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया। पहला क्या, वर्धक, और दूसरा क्या, विष। अब अगला है स्वभाव के आधार। स्वभाव के आधार पर, आइए स्वभाव के आधार पर क्या है, इन्हें चार भागों में बांटा है। पहला धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा स्व उत्प्रेरक, चौथा प्रेरित उत्प्रेरक। ये चार प्रकार के उत्प्रेरक हुए स्वभाव के आधार पर। यह इनके स्वभाव में पाया जाता है क्रिया के वेग को घटाएं, स्वभाव में पाया जाता है क्रिया के वेग को बढ़ाएं। स्वभाव में है अगर नहीं कुछ है तो स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करें, और नहीं तो किसी को क्रिया के हेतु प्रेरित कर दें, और क्रिया ना होते हुए उनके बीच क्रिया होने लगे। तो स्वभाव पर आधारित है, इसलिए स्वभाव के आधार पर इन चार भागों में बांटा गया। पहला धनात्मक उत्प्रेरक, ऐसे उत्प्रेरक, ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसे रसायन जो अक्रिया के वेग को केवल बढ़ाते हैं, जैसे वही पुराना 2KClO3 in presence of MnO2 rate of ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो ये जो है धनात्मक प्रेरक है। N2 plus 3H2 in presence of आयरन चूर्ण पाउडर अमोनिया का निर्माण दर बढ़ा देते हैं, इसलिए इन्हें धनात्मक प्रेरक। ये क्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, जिससे अधिकाधिक उत्पाद की प्राप्ति होती है, इसलिए इन्हें धनात्मक। दूसरा ऋणात्मक में क्या है, ये क्रिया के वेग को घटाते हैं, जैसे जल का निर्माण H2O2 के द्वारा होता रहता है। अगर यहां हम फास्फोरिक अम्ल मिला दें तो जल के निर्माण की दर कम हो जाती है, ऑक्सीजन के निर्माण की दर कम हो जाती है। ये ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कम। SO2 प्लस O2, यहां हमने क्या किया, H2S गैस रखी, तो सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की दर कम हो गई। ये क्या हुआ, इसने वेग को घटा दिया है, तो ये क्या हो गए, ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गए, और इनका गुणधर्म ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। तीसरा हम लोग आते हैं प्रेरित स्व उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरक क्या है, कोई पदार्थ अक्रिया में से ही या कोई उत्पाद अक्रिया में से ही अक्रिया के दौरान जब वो निर्मित हुआ तो अक्रिया का वेग लगातार बढ़ने लगा। कैसे,
एस्टर CH3COOC2H5 एथिलेसिटेट। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्राप्त होता है CH3C2H प्लस C2H5OH। प्रारंभ में अभिक्रिया एस्टिक एसिड का बनना बंद हो जाता है, बंद रहता है, लेकिन जैसे ही एस्टिक एसिड का निर्माण शुरू हुआ, ये स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और इसके जल अपघटन के दर को ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। जैसे जैसे एस्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ती रहती है वैसे वैसे एस्टर का एथिलेसिटेट का जल अपघटन भी बढ़ता है, जल अपघटन बढ़ता रहता है। अर्थात यहाँ पर एस्टिक अम्ल स्वयं उत्प्रेरक का काम कर रहा है, इसलिए इसे स्व उत्प्रेरक कहा गया और एस्टिक अम्ल का यह गुणधर्म स्व उत्प्रेरक कहलाता है। चौथा आते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक क्या है? यह किसी को प्रेरित कर देगा, जो अभिक्रियाएं नहीं हो रही हैं उनके बीच भी अभिक्रिया होने लगे। जैसे सोडियम आर्सेनाइड एक केमिकल है Na2ASO3, इनका Y के साथ ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन प्रेजेंस ऑफ एयर। Y के ऑक्सीजन के साथ इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, कोई अभिक्रियाएं नहीं। उसी दौरान सोडियम सल्फाइड का सरलता से ऑक्सीकरण हो जाता है। सरलता से ऑक्सीडेशन हो जाता है, इनका नहीं हो रहा है, इनका हो रहा है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, दोनों को मिला दिया, Na2ASO3 प्लस Na2SO और Y की ऑक्सीजन देना शुरू किया, तो देखा दोनों का ऑक्सीकरण हो गया। Na2ASO4 प्लस Na2SO, दोनों का ऑक्सीकरण हो गया। कारण खोजने लगे तो कारण में मिला ये जो सोडियम सल्फाइड था इसने सोडियम आर्सेनाइड को भी प्रेरित किया और इनका भी ऑक्सीकरण होने लगा। तो सोडियम आर्सेनाइड के प्रेरित होने की प्रेरणा से सोडियम आर्सेनाइड भी सोडियम आर्सेनेट में बदल गया, सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में बदल गया। इसलिए सोडियम सल्फाइड को प्रेरित उत्प्रेरक कहा गया। क्यों? क्योंकि इसने सोडियम आर्सेनाइड को आर्सेनेट में ऑक्सीकृत होने के लिए प्रेरित किया और वही वायु की ऑक्सीजन जो अकेले सोडियम आर्सेनाइड को ऑक्सीडेट नहीं कर पा रही थी, ऑक्सीकृत नहीं कर पा रही थी, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फाइड वह ऑक्सीकृत हो गया और सोडियम आर्सेनेट और सोडियम सल्फेट का निर्माण हो गया। इस प्रकार से प्रेरणा से सोडियम सल्फाइड की प्रेरणा से सोडियम आर्सेनेट ऑक्सीकृत हुआ, इसलिए इसे प्रेरित उत्प्रेरक कहा गया। धन्यवाद।